जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले पहले वाले वीडियो में हमने अनुच्छेद 136 तक पढ़ लिया था। अब हम आज आगे इससे स्टार्ट करते हैं और 137 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और ये ज़रूर देखिएगा सुप्रीम कोर्ट के बारे में, क्योंकि मतलब बहुत अच्छे तरीके से इस अनुच्छेदों में बताया गया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे? अनुच्छेद 137। तो देखिए अनुच्छेद 137 में क्या है। इसमें कहा गया है न्यायिक पूर्वालोकन। न्यायिक पूर्वालोकन। अब न्यायिक पूर्वालोकन का मतलब क्या है? रिव्यू। रिव्यू मतलब समझिए, देखिए जैसे किसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को बदलना चाहती है। तो उसने अपने जो भी उसने अपना फैसला सुनाया था उसका क्या किया? पूर्वानुलोकन किया। पूर्वानुलोकन किया, ठीक है, मतलब रिव्यू किया। उसने अपने फैसले को बदल दिया। तो जब भी सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों को बदलती है तो अनुच्छेद 133 के तहत तो क्या कहलाता है? रिव्यू कहलाता है, मतलब न्यायिक पूर्वालोकन। इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदल सकती है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? अपने फैसलों को बदल सकती है। जैसे कि एक केस था बेरूबरी मामला। अब बेरूबरी मामला में क्या कहा गया कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना ये संविधान का अंग नहीं माना जाएगा। लेकिन केशवानंद भारती केस में क्या कहा गया कि प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाएगा। तो देखिए पहले बेरूबरी मामला में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था, लेकिन केशवानंद भारती में क्या हुआ? इन्होंने माना। मतलब अपने जो उसने पूर्वालोकन, मतलब जो जज ने फैसला बताया था पहले कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन उसमें क्या किया? पूर्वानुलोकन किया, मतलब रिव्यू किया और अपने फैसलों को बदला। तो केशवानंद भारती में उसने संविधान को प्रस्तावना का अंग माना। तो इसका मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिव्यू कर सकती है अपने मामले को। तो ये देखिए इसमें रिव्यू किया गया। और अनुच्छेद जो 13 है, अनुच्छेद 13, इसमें क्या होता है? समीक्षा की जाती है। दोनों में अंतर है। क्या है? एक में न्यायिक पूर्वानुलोकन, मतलब अपने फैसलों को बदला गया। एक में मतलब क्या किया गया? समीक्षा की गई। अब समीक्षा कैसे की गई? कि देखिए कि जो भी, जैसे संसद ने कोई कानून बनाया, ठीक है, अगर वो कानून संविधान के अनुसार है तो ठीक है। अगर वो संविधान के अनुसार वो कानून नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? उसकी समीक्षा करेगी। किसके तहत? अनुच्छेद 13 के तहत। और उस कानून को रद्द कर सकती है। उस कानून को क्या कर सकती है? रद्द कर सकती है। तो संसद के किसी भी कानून को अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो रद्द कर सकती है। क्या? हवाला देके कि ये संविधान के अनुसार नहीं है, ठीक है। और जैसे कि आपने जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ की समीक्षा हुई, जैसे कि आपने अभी बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद देखा होगा, तो उसमें कितने जजेस की बेंच बैठी थी? जजेस बेंच। अब बेंच का मतलब क्या होता है कि कितने लोग, मतलब उस जो बेंच एक मतलब संगठन टाइप का समझ लीजिए कि उसमें कितने लोग आ सकते हैं। तो मिनिमम जो है, मिनिमम 5 जजों की बेंचेस हो सकती हैं। मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम क्या था? 5 जज हो सकते हैं। तो बाबरी मस्जिद में कितने थे? बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि में कितने जजों की बेंचेस थी? 5 जजों की बेंचेस थी। इसी तरह केशवानंद भारती में कितने जजों की बेंचेस थी? तो 13 जजों की बेंचेस थी। कितने जजों की? 13 जजों की। इसी तरह एक था गोलकनाथ मामला। तो इसमें कितने जजों की बेंचेस थी? तो 9 जजों की बेंचेस थी। मतलब
एक बेंचेस में कितने लोग हो सकते हैं उसको कहा जाता है, मतलब संगठन या बेंचेस कहा जाता है। तो कम से कम कितने हो सकते हैं, 5 जजेस हो सकते हैं। तो आपको अनुच्छेद 137 समझ में आया होगा कि इसमें क्या कहा जाता है, न्यायिक पूर्वानुलोकन किया जाता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदल सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं अनुच्छेद 138। अब अनुच्छेद 138 क्या है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में वृद्धि है, अधिकार में वृद्धि। अब सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में वृद्धि कैसे, जैसे कि कोई इस तरह का कानून मतलब कोई केस ऐसा हुआ जो संविधान में नहीं था लेकिन फिर भी वो केस आया, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप कर सकती है, उस पर कोई भी ऑर्डर कानून मतलब सुना सकती है। तो उसके अधिकार में वृद्धि होगी, क्योंकि मतलब संसद के संविधान के अनुसार नहीं है कानून का, उसके मतलब संविधान में उस केस के लिए कोई चर्चा नहीं है, ना ही संसद में ऐसा कोई कानून मतलब पारित हुआ है, फिर भी वो केस आया, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट अपना हस्तक्षेप कर सकती है। तो उसी को क्या कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में वृद्धि। क्या कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में वृद्धि। अब अनुच्छेद 139 मतलब 139। अब अनुच्छेद 139 क्या है, इस अनुच्छेद 139 के तहत क्या दिया जाता है, रिट दिया जाता है। क्या दिया जाता है, रिट। रिट मतलब आदेश। रिट का मतलब क्या होता है, आदेश। मैंने ये रिट पहले आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। अनुच्छेद 32 की तरह कितने प्रकार के रिट थे, 5 प्रकार के रिट थे, ठीक है, जिसमें बंदी प्रतिरक्षण, उत्प्रेषण, ये सब सारी चीज़ें थी। देखिए, रिट आदेश क्या कर सकते हैं, अनुच्छेद 139 के तहत जारी कर सकते हैं और अनुच्छेद 32 के तहत भी जारी कर सकते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, देखिए रिट। देखिए, अनुच्छेद जो 32 के तहत जो आदेश जारी किए जाते हैं वो कब जारी किए जाते हैं, जब मूल अधिकार का हनन हो। किसका हनन हो, मूल अधिकार का। तो अनुच्छेद 32 के तहत कब रिट जारी किया जा सकता है, जब मूल अधिकार का हनन हो। और 139 के तहत जब मूल अधिकार के अलावा कोई मामला हो मतलब अन्य मामला हो। यानी अनुच्छेद 32 में अगर आपको जो भी मूल अधिकार हैं, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है मूल अधिकार, उसमें से किसी का हनन हो रहा है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं। उसके अलावा कोई हनन होता है, कोई अन्य मामले होते हैं, तो आप किसके अनुसार रिट जारी आदेश करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, अनुच्छेद 139 के अनुसार आप रिट जारी करवा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अनुच्छेद 140। अब अनुच्छेद 140 क्या है, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। क्या है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी कर दिया, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, या फिर जितने भी सभी नागरिक हों, जितने भी नागरिक हो, इन सभी को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने के लिए बाध्य है, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे जितने भी नागरिक हो, उन सभी को आदेश मानना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि ये आदेश नहीं मानते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आदेश नहीं मानते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद एक चीज़ तो बताना भूल गया, सॉरी, ये अनुच्छेद 140 के तहत नहीं है। एक मिनट। ये अनुच्छेद 141 के तहत है।
क्या है, किसके तहत है, अनुच्छेद 141। अनुच्छेद 140 कोई खास नहीं है, उसमें भी यही चीज़ है कि मतलब कि संसद ने कोई कानून नहीं बनाया है तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट दे सकती है। मतलब संसद से कोई कानून पास नहीं हुआ है तो उससे रिलेटेड अनुच्छेद 140 में है। अनुच्छेद 141 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो भी जारी किया उसको हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सभी नागरिकों को मानना पड़ेगा। लेकिन अगर सभी नागरिक नहीं माने तो अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है, ऑर्डर मतलब आदेश, वो क्या होगा, परिवर्तनीय होगा। परिवर्तनीय होगा। परिवर्तनीय का मतलब क्या, एनफोर्स मतलब क्या कि आपको वो फोर्सफुली आपसे वो ऑर्डर मनवाएगी, सुप्रीम कोर्ट मनवाएगी, चाहे वो पुलिस भेज के करवाए चाहे आर्मी भेज के करवाए, वो अपना आदेश मनवाएगी। और तब भी आप अगर नहीं मानते हैं तो आपको क्या हो जाएगी, तो आपको जेल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जेल हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना आपके लिए अनिवार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 143। तो अनुच्छेद 143 के अंदर क्या है, सुप्रीम कोर्ट का परामर्श मतलब सलाह। अब सुप्रीम कोर्ट सलाह किसको दे सकती है, सुप्रीम कोर्ट जो सलाह दे सकती है किसको दे सकती है, राष्ट्रपति को। किसको, राष्ट्रपति को। लेकिन कब, जब राष्ट्रपति उनसे सलाह मांगे। अगर राष्ट्रपति सलाह नहीं मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप जाके सलाह नहीं देगी। जब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगते, सुप्रीम कोर्ट से किससे, मतलब सीजीआई से जब सलाह मांगते हैं, जब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई से सलाह मांगते हैं तब जो है वो सलाह देंगे। अगर नहीं मांगते तो सलाह नहीं देंगे। और राष्ट्रपति उनकी सलाह मानने के लिए बाध्य भी नहीं है। मान लीजिए राष्ट्रपति ने कोई सलाह मांगी और सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी, सीजीआई ने कोई सलाह दी, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की दी गई सलाह को राष्ट्रपति माने। इसी तरह अगर सुप्रीम कोर्ट भी चाहे तो सलाह देने से इनकार कर सकता है। मान लीजिए राष्ट्रपति ने कहा कि हमको सलाह दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट मना कर सकती है कि हम सलाह नहीं देंगे। जैसे कि एक 1993 में वो क्या थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इन्होंने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के ऊपर सलाह मांगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। मतलब उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में आपको सलाह नहीं दे सकते। तो सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्ट मना कर सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, समझिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनकी प्राइवेसी क्या होती है, प्राइवेसी मतलब गोपनीयता क्या होती है। देखिए, इनको जो वेतन मिलेगा वो भारत की संचित निधि से मिलता है। किससे मिलता है, संचित निधि से। इसके वेतन पर रोक नहीं लगाया जा सकता, हर हाल में वेतन देना पड़ेगा। बस एक कंडीशन है, वो कौन सी कंडीशन है, 360 के तहत अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी ना हो। फाइनेंशियल इमरजेंसी में सिर्फ किसको वेतन मिलता है, तो राष्ट्रपति को। इसी तरह नियुक्ति जो है वो भी क्या, सरकार, मतलब नियुक्ति जो है वो भी सरकार नहीं करती है। किसके थ्रू होता है, इनके आपस में मतलब कमेटी होती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट, मतलब जजों की, वही नियुक्ति करती है। उसके बाद चाहे प्रमोशन हो या सस्पेंशन, किसी को प्रमोशन देना है, सस्पेंशन, या किसी को सस्पेंड करना है, तो किसके हाथ में होगा, सरकार के हाथ में नहीं होगा, वो जजों के हाथ में होगा। और किसी का ट्रांसफ़र करना हो, ट्रांसफ़र भी सरकार के हाथ में नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ये किसके हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में नहीं है। जो भी है वो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आता है, वही उन्हीं की जज की कमेटी बैठती है, वही वेतन का निर्धारण करते हैं, नियुक्ति करते हैं, प्रमोशन या सस्पेंशन करते हैं और
ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब समझते हैं हम कि कैवेट क्या होता है और एडमिट क्या होता है। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब देखिए, मान लीजिए कि किसी ए और बी में झगड़ा हुआ, ठीक है। ए और बी में झगड़ा हुआ और इन्होंने केस कहाँ किया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस किया, जिसमें ए केस जीत गया और बी हार गया। अब बी जो है वो निश्चित कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, ठीक है। तो बी जब हाई कोर्ट में जाएगा और हाई कोर्ट को अपनी प्रॉब्लम सुनाएगा तो बी की हाई कोर्ट केस को सुनेगी। अगर और उसे जाना कब होगा, 30 डेज़ के अंदर, मतलब जब वो हारता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से तो उसे 30 दिन के अंदर हाई कोर्ट जाना होगा। अगर उसके बाद जाता है तो सुनवाई नहीं होगी। अगर 30 दिन के अंदर जाता है हाई कोर्ट के अंदर तो उसके केस को सुना जाएगा। देखिए, अगर बी अकेला गया और उसने अपना केस के बारे में बताया तो हाई कोर्ट को इतना फुर्सत तो है नहीं कि ए को बुलाएगा, पूछेगा हाँ कि बी आया है, ये केस बता रहा, तुम अपना बताओ। ये ए से बिल्कुल नहीं, वो बी का केस सुनेगा, ले लेगा। लेकिन जैसे ही बी हारा था और ए भी चला गया, ए गया और कैबेट लगा दिया। तो कैबेट में क्या होता है, इसमें 3,000 रुपये फ़ीस होती है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट में 3,000 रुपये फ़ीस जमा कराएगा, कैबेट लगाएगा। और कैबेट का मतलब हुआ कि अगर बी हाई कोर्ट में केस करने आता है तो उसकी सूचना ए को दी जाए। उसकी सूचना क्या हो, ए को दी जाए। मान लीजिए कि बी केस करने गया और ए ने कैबेट नहीं लगाया, सूचना नहीं मिलेगी, तो 30 दिन के अंदर जाता है। तो वकील सब इतने चालू होते हैं, क्या करते हैं, 29वें दिन केस फाइल करते हैं ताकि इसको पता भी ना चले और इसका केस मतलब हो जाता है, केस मतलब एडमिट हो जाता है। तो इसीलिए ए को पहले से ही मतलब कैबेट लगा दे अगर, तो उसको सूचना दी जाएगी, हाई कोर्ट उसको बुलाएगा और दोनों की बातों को सुनेगा। अगर ये अपने जैसे जो जिस आधार पे जीता था उस आधार के सारे प्रूफ दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा, तो हाई कोर्ट हो सकता है कि उस केस को ना ले। तो उसी को कहते हैं एडमिट। क्या कहते हैं, एडमिट। जब देखो ऐसा है, देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हारा बी और हाई कोर्ट में चला गया, और हाई कोर्ट से भी मान लीजिए इस बार क्या हुआ, फिर से बी हार गया, तो अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा। यहाँ भी मान लीजिए बी हार गया, ठीक है, मान लीजिए केस एडमिट हो गया, बी हार गया, तो अब कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो ऐसे सोचिए, हर कोई क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हारेगा हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से हारेगा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो मान लीजिए 130 करोड़ जनता है, कितने ही केस होंगे और सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हारने के बाद हाई कोर्ट जाएंगे, तो कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा। तो इसके लिए क्या है कि केस को पहले एडमिट कराना होता है। एडमिट कराने के लिए क्या होगा, ए और बी के दोनों वकीलों को बुलाया जाएगा और उन दोनों में जिरह होगी कि ये जो केस आया है इसका कोई आधार है नहीं है, और ये मतलब इस केस मतलब वो दोनों ही जिरह करेंगे कि एडमिट हो। अगर हाई कोर्ट उस केस में देखता है कि हाँ इसको एडमिट लेना चाहिए, तब वो केस हाई कोर्ट में जाएगा। अगर हाई कोर्ट ने उसे मना कर दिया तो आप कहीं के नहीं है, फिर आप चले जाइए, आप केस हार चुके हैं, या जो भी हारा है वो हार चुका है, वो हाई कोर्ट ने नहीं ले रहा है उसको। हो सकता है आप 6 महीने बाद फिर अपील कर दें, लेकिन उस टाइम आप कहीं के नहीं रहेंगे, ना आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप हार ही चुके हैं। तो उसी को कहते हैं एडमिट। इसी तरह जब हाई कोर्ट से भी आप हार जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो वहाँ भी आपको एडमिट करना होगा। मतलब ए और बी को वहाँ जाके अपने केस को एडमिट कराना होगा, दोनों में जिरह होगी, सुप्रीम कोर्ट की बात सुनेगा। अगर उन्हें लगता है केस को एडमिट करना चाहिए तो वो क्या करेंगे, केस को एडमिट करेंगे। और यहाँ पे भी इसको कैबेट, अगर ए मान लीजिए ए और बी में से ए जीत गया और बी हार गया, बी सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया, तो सुप्रीम कोर्ट भी ए वाले को नहीं बुलाएगा। हाँ, अगर ये कैबेट लगा देता है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी सूचना ए को देगा कि बी आया है, आप आइए और अपनी भी बात रखिए। अगर मान लीजिए कैबेट वो किसी भी जगह नहीं लगाता है तो बी के केस को चुपचाप सुन लिया जाएगा, जो बोलेगा उसके आधार पर उसको केस बना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कैबेट और एडमिट क्या होता है। अब एक चीज़ और समझते हैं। देखिए, अब समझते हैं PIL।
PIL, इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा। इसका मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब जनहित याचिका। PIL कहाँ पे मतलब PIL कहाँ दी जा सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, इन दोनों जगह पे क्या किया जाता है? PIL दी जा सकती है। अब PIL कब दी जाती है? देखिए, एक्चुअल में कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केस कब जाता है? जब दो लोगों के बीच में या तो झगड़ा हो, ज़मीनी हो, मतलब सिविल केसेस हो, या क्या कहते हैं वो फौजदारी केसेस हो, दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो, तभी वो कहाँ जाते हैं? या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। लेकिन PIL में क्या होता है कि उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। जैसे कोई थर्ड पर्सन जाके PIL दाखिल कर सकता है, किस लिए? कि इससे पूरे समाज को हानि हो रही है, और समाज को हानि ना हो इसकी वजह से PIL डाला जाता है। PIL डाला जाता है। जैसे कि अगर आपके मोहल्ले में मान लीजिए कोई मतलब गुंडा टाइप का लड़का है, हमेशा लड़कियों को छेड़ता है, लोगों से बदतमीजी करता है, पैसे वैसे छीन लेता है, लेकिन आप में से कोई जा नहीं रहा है केस करने के लिए, तो अगर मैं चाहूँ तो वहाँ पे जाके PIL उस लड़के के खिलाफ़ डाल सकते हैं कि ये लड़का ऐसे इस तरह की हरकतें करता है जिससे समाज को नुकसान है, और समाज वाले डर की वजह से केस नहीं डाल रहे हैं। तो मैंने क्या दाखिल कर दिया? PIL दाखिल कर दिया। तो जब PIL दाखिल हो जाएगी तो उस पर वो केस मतलब जनहित के लिए, इससे पूरे समाज को मतलब लाभ होगा, तो वो केस ले लिया जाएगा और उस पर फिर कार्यवाही होगी। अब सोचिए, इस तरीके से तो PIL हर कोई डालेगा कि हाँ भाई जनहित के बारे में। जैसे कि अब जब शुरुआत में PIL आया था तो लोग फालतू, क्योंकि PIL डाल दीजिए, पैसा वैसा लगना नहीं है, तो कोई भी केस लेके चल जाते थे। जैसे अगर मान लीजिए एक पड़ोसी कुत्ता आके आपके गेट पे मतलब लेटरिन कर दे रहा है, तो आप PIL डाल रहे हैं कि ये हमारे घर के सामने लेटरिन कर देता है, जिससे आने जाने वालों को दिक्कत होती है, पैर गंदे हो जाते हैं, तो PIL डाल दिए केस, उस पर केस करने के लिए। तो इस तरह के फालतू केसेस बहुत आने लग गए। तो अब करा क्या जाए? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो भी PIL दाखिल करना चाहता है तो उसकी फ़ीस होगी कितनी? 1 लाख रुपए। कितनी होगी? 1 लाख रुपए। आपने PIL दाखिल किया, और वो PIL दाखिल करने के बाद क्या हुआ? मतलब ये एक सिक्योरिटी मनी है। आपने PIL दाखिल किया, अगर वो PIL एडमिट हो जाता है, अगर जज को लगता है कि हाँ भाई ये एडमिट करना चाहिए, ये इससे जनहित का मामला है, इससे पूरे समाज के है, तो वो देखते हैं कि ये केस करने लायक है। अगर वो मतलब एडमिट कर लेते तो ये जो आपके 1 लाख रुपए हैं ये वापस हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि अब आप फालतू के चीज़ के लिए PIL नहीं डाल सकते हैं। अगर आपको फालतू की चीज़ के लिए पैसे PIL डालना है तो जाइए डालिए, 1 लाख रुपए जमा कीजिए। अगर वो केस फालतू का होगा, वो एडमिट नहीं करेंगे, आपके 1 लाख रुपए गए। तो उस टाइम पर करीबन 5 से 7 लाख लोगों ने जो PIL फालतू को डालते थे, उन्होंने वापस ले लिया अपना PIL, क्योंकि अब तो पैसे देने पड़ते, तो उन्होंने क्या किया? PIL वापस ले लिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि PIL क्या होता है। तो इस सेशन में हमने क्या समझा? अनुच्छेद 138, 139, 41, 42, 43 और क्या समझा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की प्राइवेसी क्या होती है, कैवेट और एडमिट क्या होता है, और PIL क्या होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम जान चुके हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के अभी ये देखिए, ये अभी आपका क्या चल रहा है? पॉलिटी चल रहा है। इस पॉलिटी के बैच को ख़त्म करने के बाद मैं या तो इंडिया मैप फिर से लाऊंगा, इस बार थोड़ा डिजिटल टाइप में होगा। पिछली बार मैंने बोर्ड पे पढ़ाया था, इस बार डिजिटल होगा, आपको मैप वैप पूरा दिखाया जाएगा, या फिर हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।